हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और हम आजकल क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट किए हैं कराना। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि बच्चों हमारे को पता है कि एक बार हम पूरा सिलेबस रिवाइज करा देंगे और उसके बाद जैसे बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट है कि सर अभी ये सेक्शन बाकी है, ये सेक्शन बाकी है, तो वो लाइव क्लास जब लेंगे ना तो आप लोग पूछना, वो हम डिस्कस कर देंगे टॉपिक। लेकिन हमारा पहले पर्पज़ ये है कि एक बार हम पूरा आपको सिलेबस रिवाइज करा दें ताकि जो बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना चाहते हैं उनका अच्छे से हो जाए। और आपके डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल उनके अभी एक एक शॉर्ट बाकी हैं। मतलब अगर देखा जाए तो मेरी तरफ से है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको मुझे कवर कराना है, परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये तीन आपके हो गए। परमुटेशन कम्बिनेशन के वैसे हमने क्वेश्चंस कुछ कराए हैं लेकिन हमें एक बार और कराना है। और डिफरेंशियल कैलकुलस का एक शॉर्ट और इंटीग्रल कैलकुलस का एक शॉर्ट अभी बाकी है जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन मेनली है। आपको हमने कोऑर्डिनेट पूरा कर दिया है बच्चों, तो कोऑर्डिनेट के लेक्चर्स को आप जरूर रिवाइज करिए। वेक्टर 3D के भी पूरा कर दिया है। अलजेब्रा में बहुत सारे सेक्शन कंप्लीट कर रखे हैं जैसे बायनोमियल थ्योरम, आपका मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कवर्ड हैं, तो परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं और आप भी हमारे साथ रहिए और चीज़ें शेयर मतलब आगे बढ़ते रहिए। तो देखो इसमें एक दो कॉन्सेप्ट है जिसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली बच्चों दिस इज़ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं पहले लिख देता हूँ ना, एक बार रिकॉल करते हुए सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगे तो अपने आप 100% चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली एक कोई भी x प्लस आयोटा वाई वाले एक्सप्रेशन को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जहाँ पे x प्लस आयोटा वाई या a प्लस आयोटा बी, आयोटा क्या है तो आपका स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, या आप इसको a प्लस आयोटा बी भी लिख सकते हैं, z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, जहाँ पे a और b आपके रियल नंबर्स हैं और आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। अब क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में a और b रियल पार्ट होते हैं। a आपका रियल पार्ट कहा जाता है, b इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। a और b रियल नंबर्स होते हैं और इसको कहते हैं रियल पार्ट, इसको इमेजिनरी पार्ट। अगर एक बार क्या होता है a की वैल्यू 0 हो जाती है और एक बार b की वैल्यू 0 हो जाती है, तो जब b की वैल्यू 0 होगी तो प्योरली रियल आएगा और इस केस में प्योरली रियल और इस केस में प्योरली इमेजिनरी। जैसे एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, तो आप क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b करके और प्योरली रियल के लिए b की वैल्यू 0, प्योरली इमेजिनरी के लिए a की वैल्यू 0 कर देंगे। इसके बाद आता है बच्चों कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो a प्लस आयोटा b को हम लोग एक कोऑर्डिनेट टाइप का ही प्लेन जिसको आर्गन प्लेन कहते हैं, जिसमें ये रियल एक्सिस होता है, ये इमेजिनरी एक्सिस होता है, इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहते हैं आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन मतलब आप ऐसे डील कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या होता है, पॉइंट्स होता है जिसको हम a, b कोऑर्डिनेट से आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिनोट कर सकते हैं। अब हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें, एक तो पढ़ना है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट उस कॉम्प्लेक्स नंबर की मिरर इमेज होती है विथ रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। मतलब अगर z की वैल्यू a प्लस आयोटा बी है देन z कंजुगेट हो जाएगा आपका a माइनस आयोटा बी। मतलब a कॉमा b का मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस क्या हो जाएगा, a कॉमा माइनस बी, जिसको रियल एक्सिस यहाँ कहते हैं। दूसरा होता है मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब बच्चों की किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, जैसे ये a कॉमा बी है तो इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है इसी को कहते हैं मॉडुलस ऑफ z। और इस ओरिजिन से डिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है, इसी को कहते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तीसरा इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़ के मामले में हम लोग एक एक करके 1 बाई 1 देखते हैं। प्रॉपर्टीज़, ये मॉडुलस हमने लिखा है, मॉडुलस। प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि जैसे पहला प्रॉपर्टीज़ ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके कंजुगेट लें, दिस इज इक्वल टू z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट, और ये n नंबर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये रूल होता है, लेकिन इसमें n नंबर्स के लिए नहीं कर सकते क्योंकि ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करता। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन,
ये भी आप n नंबर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर फोर्थ Z1 अपॉन Z2 का होल कंजुगेट विच इज़ Z1 कंजुगेट अपॉन Z2 कंजुगेट। ठीक, तो मैं ये बता रहा था आपको कि क्या क्या आपको पढ़ना है। जैसे ये सब तो बेसिक चीज़ें हो गई, अभी हम क्वेश्चंस कराएंगे। तो पढ़ना ये है बच्चों की कंजुगेट पढ़ना है, कंजुगेट के बाद मॉडुलस पढ़ना है, मॉडुलस के बाद पोलर फॉर्म, आर्गुमेंट, फिर पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म के बाद आता है आपका डी मोवर्स, DMT जिसको कहते हैं, डी मोवर्स थ्योरम। 6 ज्योमेट्री पढ़नी है। 7th nth रूट, क्यूब रूट पढ़ना है। और 8 रोटेशन पढ़ना है। रोटेशन उतना ज़्यादा मैं देखा हूँ इम्पॉर्टेंट नहीं है जेईई मेन के लिए, रोटेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको कंसेप्ट बताता जाऊंगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। बेसिक चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। और ये पोलर फॉर्म में आर्गुमेंट क्या है, तो ये है आर्गुमेंट थीटा। और अगर थीटा की वैल्यू -π से लेकर π तक रहती है तो इसी को कहते हैं थीटा इज़ प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर हैं उनको पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब 0 से π के बीच में मेजर करिए, जो नीचे हैं उसको -π से 0 के बीच में मेजर करिए, मतलब क्लॉकवाइज सेंस में। और जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव रियल एक्सिस वाले हैं उसको π की तरह काउंट करिए। तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, मैंने क्वेश्चन लिखा है, लेट Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 - 1 एंड रियल पार्ट ऑफ Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 - 1 एंड आर्गुमेंट ऑफ Z1 - Z2 इज π/6, देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 + Z2 इज गिवन बाई। अब हमें इसमें करना क्या है, मॉड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रेजेंट हैं, तो लेट एज्यूम कर लेते हैं कि जो Z1 है वो x1 + i y1 और जो Z2 है वो x2 + i y2 है। क्लियर। अब आपको यहाँ पे Z1 - Z2 की वैल्यू निकालोगे तो Z1 x1 - x2 प्लस i टाइम्स y1 - y2। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 - Z2 की वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y1 - y2, y/x होता है ना अपॉन x1 - x2, और ये हम लोगों को π/6 दिया है। तो यहाँ से हमें y1 - y2 की वैल्यू अपॉन x1 - x2 tan π/6 मतलब √3 टाइम्स x1 - x2 मिल गई। एक इक्वेशन याद रखिएगा, हमें y1 + y2 निकालना है। ऑल्सो आप कह सकते हो कि रियल पार्ट ऑफ Z1 की वैल्यू है मॉडुलस ऑफ Z1 - 1। तो ये कितना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 x1, और ये आ जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस प्लस y1 का स्क्वायर, स्क्वायर कर देते हैं। तो ये x1 स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा बच्चों x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 + 1। x1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, y1 स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 2x1 - 1। सिमिलरली y2 स्क्वायर क्या मिलेगा, 2x2 - 1। सब ट्रैक कर दो तो y1 - y2 टाइम्स y1 + y2 इक्वल टू 2 टाइम्स x1 - x2। x1 - x2 की वैल्यू आप लाए हैं तो 2 टाइम्स √3 y1 - y2। तो ये y1 - y2 कैंसिल हो गया और y1 + y2 की वैल्यू 2√3 के इक्वल आ गई। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है, ये सिमिलरली मैंने लिखा है। जो काम x1 के लिए कर रहे हैं वो काम x2 के लिए भी करेंगे, क्योंकि ये आपको डेटा दिया हुआ है। तो इसमें एक दो इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले z को x + i y मानना। ये x1 y1 x2 y2 रियल हैं, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन अंडरस्टूड है। अगर आप नोट कर रहे हैं तो ज़रूर लिखिए। x1 y1 x2 y2 आर रियल नंबर्स। तो आप Z1 - Z2 करते हैं तो x1 - x2 प्लस i टाइम्स y1 - y2 आता है। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 - Z2 होता है tan इनवर्स y1 - y2 अपॉन x1 - x2।
तो यहाँ से tan π/6 हो जाता है √3। तो x1 माइनस x2 की वैल्यू √3 टाइम्स y1 माइनस y2। अब ये दोनों इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ लिखा और जो काम x1 के लिए किया है सिमिलरली x2 के लिए है तो वो लिखा, तीनों को सब्ट्रैक्ट किया। ये y1 x1 माइनस x2 की वैल्यू आया है, y1 y2 डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इन जनरल, तो क्योंकि सेम होंगे तो ये आर्गूमेंट कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। तो y1 माइनस y2 का टर्म कैंसिल आउट हो गया और हाँ, ये x1 माइनस x2 की वैल्यू √3 टाइम्स y1 माइनस y2 रखा है, तो ये इसको कैंसिल किया और y1 प्लस y2 की वैल्यू 2√3 आ गई, विच इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर है कुल मिला के 2√3। इसी तरह से क्वेश्चन करना है बच्चों। अब देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते। बेसिकली हमें आर्गूमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, मॉड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट और मॉडुलस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। कोई हाई फाई क्वेश्चन तो नहीं कहा जाएगा। आप इसका चाहें तो स्नैपशॉट ले सकते हैं और लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा टू दी पावर m/2 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा माइनस 1 टू दी पावर n/3 इक्वल टू 1। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ लीस्ट वैल्यू ऑफ m एंड n। सबसे पहले हम लोग m और n की लीस्ट वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद आपका देखा जाएगा कि और क्या कर सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए पहला कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m/2। तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, जिसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई कहते हैं। तो ये आप देखोगे तो ये आएगा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2 की पावर m/2। तो ये फाइनली आयोटा की पावर m/2 आ गया। और हम चाहते हैं कि आयोटा की m/2 की वैल्यू क्या हो, 1 हो। तो ये तभी हो सकती है जब m की वैल्यू हम 4 लिखेंगे, m/2 4, क्योंकि ये 4 होगा तो लीस्ट वैल्यू के लिए। तो m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। ध्यान से देखिएगा। सिमिलरली अगर z2 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा माइनस 1 है, जिसको -1 टाइम्स आयोटा लिख सकते हैं टू दी पावर n/3, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस आयोटा सिमिलरली टू दी पावर n/3, और इसको हम 1 चाहते हैं। तो इसका मतलब बच्चों अब क्या करना होगा बताओ। तो अब हम चाहेंगे कि ये अपना 4 हो जाए। तो हियर n/3 की वैल्यू 4, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 8 and 12, तो ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये आ जाएगा आपका 4 मतलब 4.00। ओके, वो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, जिस हिसाब से इंस्ट्रक्शन दिया होगा उस हिसाब से हम आंसर टिक करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था, बेसिकली आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखने आता है कि नहीं। i की जो मल्टीपल पावर हैं, जैसे हम लोग जानते हैं i की पावर 1 i होता है, i स्क्वायर आपका -1 होता है, i क्यूब माइनस आयोटा होता है, i की पावर 4 1 होता है। फिर 4 के मल्टीपल पावर में ये चीज़ें वेरी करती हैं 4 के पीरियोडिक फैशन में। जैसे मान लीजिए i की पावर 101 निकालना है, तो जो i की पावर 1 है वहीं i की पावर 101, मतलब i की पावर 4m प्लस 1 i की पावर 4m प्लस 2 आयोटा स्क्वायर -1, i की पावर 4m प्लस 3 माइनस i, और i की पावर 4m कितना हो जाएगा 1। तो ये उसी पे बेस्ड है। ये हमने एक नेगेटिव लिया तो ये इसी के इक्वल हो गया, और ये पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद आयोटा आया था तो इसको हमने माइनस आयोटा लिख दिया। अब हम इसको चाहेंगे कि ये 4 बन जाए, क्योंकि 4 पे ये पावर 1 हो, i की पावर 4 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू मिनिमम के लिए चाहिए। वैसे 4 का मल्टीपल कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ द लीस्ट वैल्यू ऑफ m एंड n, तो पहले से ही इन्होंने इन्फॉर्म कर रखा है कि लीस्ट वैल्यू भी आपको लेना है। तो लीस्ट वैल्यू 4 के मल्टीपल ही में ही पहली वैल्यू ही उठा लेंगे, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 8 और 12 आता है, और 8 और 12 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना होता है, तो आपका 4 होता है। ये बस है। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, लेट u इक्वल टू 2z प्लस आयोटा अपॉन z माइनस k आयोटा, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। कुछ नहीं मेंशन है, एक्स वाई रियल है, k पॉजिटिव इफ द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय रियल पार्ट ऑफ u प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ u इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट द p एंड q। वाई एक्सिस को पी क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पी क्यू वैल्यू 5 है, k की वैल्यू पूछ रहा है। स्टार्ट करें।
तो देखो ध्यान से, पहले तो z को x प्लस आयोटा वाई लिख दीजिए, तो 2x प्लस 2 आयोटा वाई प्लस आयोटा होल डिवाइडेड बाई x प्लस आयोटा वाई माइनस के आयोटा। तो ये 2x प्लस आयोटा टाइम्स 2y प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई x प्लस आयोटा टाइम्स y माइनस के। इसको रेशनलाइज 2x प्लस आयोटा टाइम्स y 2y माइनस 1 2y प्लस 1 और इसके कंजुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं x माइनस आयोटा टाइम्स y माइनस के होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। अब इसका रियल पार्ट ये दो जगह मिलेगा और इमेजिनरी पार्ट इस तरह मिलेगा। तो अगर मैं रियल पार्ट ऑफ आपसे u पूछ लूँ प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ u, इसकी वैल्यू कितनी है? तो रियल पार्ट मिलेगा बच्चों 2x टाइम्स x और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये ध्यान से देखो, मतलब दोनों का सम कह रहा है, तो आप भी निकाल दीजिए सम। आप रियल पार्ट निकालोगे तो 2x स्क्वायर और ये आएगा आपका माइनस आयोटा स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा। तो ये 2y प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस के, और इमेजिनरी पार्ट मिलेगा जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x टाइम्स 2y प्लस 1 और ये माइनस 2x टाइम्स y माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है? ये 1 है। बस अब इसमें फॉर वाई एक्सिस, अब कैलकुलेशन से बचने के लिए यही सब करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो कई सारे टर्म्स गायब हो जाएंगे। तो ये 0 हो गया। अब ये ध्यान से देखिए, तो 2y प्लस 1 वाई माइनस के, ये 0 ये भी 0 इक्वल टू y माइनस के का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, यहाँ तक पहुँच गए। तो एक कह सकते हो कि सर y इक्वल टू के आ रहा है रूट, और एक आएगा 2y इक्वल टू 2y प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस के। तो एक वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू माइनस के माइनस 1। तो आपको क्या गिवन है? तो आपको गिवन है y1 माइनस y2 की वैल्यू क्या है? 5 है। तो ये y1 y2 वाले टर्म है। तो 2k प्लस 1 की वैल्यू 5, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 2k इक्वल। लेकिन ये कैलकुलेशन को मैंने कैसे किया है ये आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा और बच्चे लोग छोड़ देता है। आप क्या करिए बच्चों, ये तो क्वेश्चन लिखते समय हमने टाइम वेस्ट किया। आप जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसको x प्लस आयोटा वाई, और इसको भी अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको रियल पार्ट ऑफ u प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ u की वैल्यू 1 दिया है, तो यहाँ से रियल पार्ट देखिए कैसे मिलेगा। ये 2x जब x से मल्टीप्लाई हो और ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो तो रियल पार्ट मिल गया। डिनोमिनेटर तो ये दोनों में रहेगा ना, और इमेजिनरी पार्ट जब ये इससे मल्टीप्लाई हो और ये इससे। फ़ायदा ये होता है कि जब हम y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 रखते हैं तो इसमें बहुत सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाते हैं, और ये जो बनता है ये आसानी से सॉल्व भी हो जाता है। कई स्टूडेंट मान लीजिए नहीं क्लिक करता है तो ये कर सकते हैं कि y में क्वाड्रेटिक बनाएं और डिफरेंस ऑफ रूट आपका 5 कर दें, वो भी 100% सही है। लेकिन ये तो आसानी से केक वॉक टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्व भी हो गया। एक y की वैल्यू क्या आ रही है, एक माइनस के माइनस 1 आ रही है। हमें इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 2 के इक्वल रखना है। आप चाहें तो मॉड लगा सकते हैं। तो 2k प्लस 1 की वैल्यू 5 मान लीजिए, जहाँ यहाँ से मॉड लगा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो k की वैल्यू 2 और -3 आएगी। -3 भी रखोगे तो उससे भी आंसर आ जाएगा। -3 रखोगे तो -3 और ये 2 आ जाएगा। तो 2 और -3 का डिफरेंस कितना होता है? 5। और जब 2 रखे हैं तो ये 2 और ये -3 आ जाए, तो 2 और -3 का भी डिफरेंस आपका 5 आता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये जो कैलकुलेशन किया हूँ ना, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, और यही सब चीज़ें एग्जाम में करनी होती हैं, अदरवाइज आप ट्रैप हो सकते हैं। ये जो लिखा हूँ ना, देख ही रहे हो कितना आसान है। खुद से करो एक बार, बहुत आसानी से हो जाएगा। अदरवाइज हमारे प्रकृति की तरफ वैसे ही साला कम मिलता है, और ऊपर से हम अपना नखरे दिखाएंगे तो क्वेश्चन छोड़ के चले ही आएंगे। इसलिए नखरे नहीं दिखाना है बच्चों, यही सब है इसमें। मैं देख रहा था कि बहुत जगह ऐसे लेंदी सॉल्व किया हुआ है। तारीख पूरा इसको थोड़ा मैनिपुलेट करना है। हमें तो के से मतलब है भाई, हमें तो नंबर से मतलब है। हमें ये थोड़ा देखना है कि नंबर कैसे आएगा, जल्दी से जल्दी आए वो हमारे लिए बेहतर है। अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन, ए बी आपके रियल नंबर है। 2 प्लस अल्फ़ा की पावर 4 की वैल्यू a प्लस बी अल्फ़ा है। फिर अल्फ़ा इक्वल टू -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2।
अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अल्फ़ा जो है ना, ये अपना ओमेगा है। ओमेगा मतलब -1/2 प्लस i√3/2। ये जब भी ओमेगा है तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 0, जिसको हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ये हम लोग इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दिया हुआ है कि 2 + α⁴ जो है वो है आपका a + b⁴। क्लियर, यहाँ तक पहुँच गए। अब इसको बाइनोमियल थ्योरम से ओपन कर देते हैं तो 4c0 2⁴ प्लस 4c1 2⁴ अल्फ़ा, 4c2 2² α², 4c3 2α³ और 4c4 α⁴ इक्वल टू a + b⁴। क्लियर। अब 4c0 आपका कितना होता है 4 301, तो ये 16 हो गया, और ये हो गया 8 × 32 अल्फ़ा, ये होता है 6 24 α², और ये हो जाएगा 4 2 8 α³ प्लस α⁴ इक्वल टू a + b⁴। आप चाहें तो ओमेगा लिख दीजिए इसकी वैल्यू, तो ये हो गया 16 + 32 अल्फ़ा मतलब 32 ओमेगा, और ये 24 ओमेगा स्क्वायर, और ये तो 8 हो जाएगा, प्लस ये ओमेगा अगेन इक्वल टू a + b ओमेगा। अब हमें a और b ओमेगा को सर्च करना है, तो ये हो गया 24, और ध्यान से देखो तो 24 कॉमन लेंगे तो 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस 8 ओमेगा इक्वल टू a + b ओमेगा आएगा। ये भी भाई सब कैंसिल हो जाएंगे, तो आप देखोगे कि a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो a + b आपसे पूछ रहा है विच इज़ 8। एक बार चेक कर लेते हैं कि सही है गलत। a + b 9 लिखा है हमने, कहाँ गड़बड़ कर दी है भाई, देखते हैं। देखो ये 16 और 8 होता है 24, तो 24 ओमेगा स्क्वायर है, तो ये 8 ओमेगा बच जाएगा ना। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 9 आ रही है, 9 32, a की वैल्यू, अच्छा यार देखो ये ओमेगा 33, ओके 9 ओमेगा है ना, ये 9 ओमेगा आएगा। आई एम रियली सॉरी बच्चों। तो यहाँ पे 9 आंसर मेरे पास है, अदरवाइज मैं भी गड़बड़ कर देता इसको। तो आप ध्यान रखिएगा इसमें, बस ये जो डेटा है ना अल्फ़ा की वैल्यू -1/2 प्लस i√3/2, इसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं, ये क्लिक पॉइंट है। और उसके बाद आप 1 + α² की वैल्यू 0 कर दीजिए और α³ 1 कर दीजिए। ओमेगा से रिलेट करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये हमने बाइनोमियल थ्योरम लगाया है। फिर ये हमने 4c0 की वैल्यू 4 होती है, 2⁴ 16, 4 × 8 32, ये 6 × 4 24, और ये 4 × 2 8, और ये 1। अब हमने क्या किया है, इनको अल्फ़ा ओमेगा के फॉर्म में लिखा है। ओमेगा³ 1 होता है तो इसको मैंने 8 लिख दिया। ये 32 ओमेगा, 24 ओमेगा स्क्वायर, ये 8 और ये ओमेगा। ये कौन सा ओमेगा है, तो α⁴। ये हम भूल रहे थे, इसीलिए आंसर शुरू में नहीं आ रहा था। और a + b ओमेगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें अब इन दोनों को कंबाइन करके ये दोनों मिलके 24 हो गए। तो 24 1 + ओमेगा स्क्वायर, और इसका 8 और इसका ओमेगा पार्ट 9 ओमेगा, तो ये 0 हो जाता है। अब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 9, और a + b आपसे पूछ रहा है विच इज 9। ये है क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन आपका क्यूब रूट से रिलेटेड है। क्यूब रूट की कहानी विवेक सर की जुबानी क्या है कि जब हम z³ = 1 के रूट लिखते हैं तो इसके रूट आते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं, जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू होती है -1/2 प्लस i√3/2। बस ये आपको ध्यान रखना है बच्चों अच्छे से। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप लिखिए, मैं मान लो कि ये समझ में आ गया तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। बस जो कह रहे हैं ना वो करते जाओ, आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमने लिख रखा है, इफ़ द 4 कॉम्प्लेक्स नंबर z कंजुगेट z⁻2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z बार और z -2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z
रिप्रेजेंट वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4, देन मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आपको निकालना है। तो हम लोग इस तरह से रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी मान लिया जाए। ये P है, Z, ये Q है आपका Z बार, और ये C है आपका Z बार माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z बार, और ये D PQRS भी लिख सकते हैं, R और S लिख दिया हमने। ये है आपका Z माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z, समझना। और ये सब 4 यूनिट दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन है कि लेट Z की वैल्यू मान लेते हैं x प्लस आयोटा वाई। तो Z बार कितना हो जाएगा, तो x माइनस आयोटा वाई। इन दोनों का डिफरेंस 4 है, मतलब 2 टाइम्स आयोटा वाई की वैल्यू 4, मतलब मॉडुलस ऑफ y की वैल्यू कितनी है, 2 है। इन दोनों का भी डिफरेंस कितना है, ध्यान से देखो 4। तो डिफरेंस के लिए डिस्टेंस लिखते हैं 2 माइनस रियल पार्ट ऑफ z, ये 4 है। z कैंसिल हो गया, तो रियल पार्ट ऑफ z की वैल्यू कितनी हो गई, 2। रियल पार्ट ऑफ z का वैल्यू मतलब मॉडुलस ऑफ x2 है। तो आपको क्या चाहिए, मॉड ऑफ z ही तो चाहिए। बहुत लल्लू पल्लू क्वेश्चन है, लेकिन ये तभी है जब आप आसानी से इसको किए रहेंगे। तो कहोगे कि सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप 2 स्क्वायर लिख दीजिए, और ये भी 2 स्क्वायर लिख दीजिए, विच इज़ 2√2, ख़त्म। डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर ये P है ब्रैकेट में Z1 और ये Q है ब्रैकेट में Z2, तो PQ की वैल्यू लिखते हैं बच्चों मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2 इज रिप्रेजेंटेड बाई मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। तो हमने क्या किया है, रैंडम ऑर्डर में बना दिया इसको। इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, तो मॉड वाई आ गया। इन दोनों का डिफरेंस या इन दोनों का डिफरेंस कभी भी कर लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। उससे क्या आ जाएगा, मॉड एक्स आ जाएगा। और हमें मॉड एक्स और मॉड वाई इंटरेस्टेड हैं हम लोग निकालने में, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आंसर इज़ 2√2 है ना। अब आप लिखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों ध्यान से, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। इफ़ रियल पार्ट ऑफ z माइनस 1/2 z प्लस आयोटा इक्वल टू 1 वेयर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन एक्स वाई लाइज ऑन, वहीं स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इस तरह के ऑप्शन दिए रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा बी फॉर्म में लिखते हैं। कैसे, वो देखिए। तो लेट, ये तो गिवन है वैसे, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो z माइनस 1/2 z प्लस आयोटा, तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2x प्लस 2 आयोटा वाई प्लस आयोटा। तो इसके रियल पार्ट को एक जगह और इमेजिनरी पार्ट को एक जगह कलेक्ट करते हैं। तो ये 2x प्लस आयोटा टाइम्स 2y माइनस 1, 2y प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो आयोटा वाई मल्टीप्लाइड बाई इसका कंजुगेट, तो 2x माइनस आयोटा टाइम्स 2y प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर। a प्लस बी, ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन आयोटा के कारण ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो रियल पार्ट है वो लिखा जाए, तो z माइनस 1/2z प्लस 1 आयोटा, ये कितना होता है बच्चों, तो ये हो जाएगा रियल पार्ट। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो मिलेगा तो 2x टाइम्स x, 2x टाइम्स x माइनस 1 प्लस y टाइम्स 2y प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1, सॉरी 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस इज़ 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1। सबको एक तरफ ले चलिए, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y, और कांस्टेंट आ जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0, विच इज़ ए सर्किल। और सर्किल का सेंटर कितना है, पहले सर्किल का सेंटर अभी नहीं लिख सकते बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3/2 टाइम्स वाई प्लस 1/2 इक्वल टू 0। अब इस सर्किल का सेंटर लिख दिया जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्किल इज़ -1/2 माइनस 3/4।
-1/2 -3/4। अच्छा ये ऑप्शन है ही नहीं। और इसका जो रेडियस है वो g² + f² - c, तो 1/4 + 3/16 - 1/2। एलसीएम लीजिए 16, तो ये हो जाएगा 4 + 3 - 8। अब ध्यान से देखो, यहाँ के बाद 2x² हुआ, फिर ये 2y², फिर 2x + 3y + 1, x से डिवाइड किए तो x 3/2 1/2, तो -1/2 - 3/4 इज द सेंटर, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया 1, 3/4, 3/2 का 3/4 होता है ना, 3/16, सॉरी 9/16 होगा ना यार, जैसे 9/16, तो यहाँ 9 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा √5/4। तो इस सर्किल का रेडियस है √5/4। ऑप्शंस में वैसे दिया है बच्चों, स्ट्रेट लाइन में स्लोप इज -2/3 गलत, सर्किल विद सेंटर इज -1/2 -3/2 गलत, स्ट्रेट लाइन में स्लोप इज 3/2 ये भी गलत, ए सर्किल हुई डायमीटर इज √5/2। हमने √5/4 के लिखा है रेडियस, तो इसका डायमीटर कितना होगा, तो आप डायमीटर लिखोगे 2 × रेडियस विच इज़ 5/2, है ना। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आपको रियल पार्ट 1 दिया हुआ है, z की वैल्यू x + i है, xy लाइज ऑन द सर्किल। देन हमने क्या किया, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को z + i मान x + i मान के उसको a + ib फॉर्म में लिख के, और उसका फिर क्या किया हमने, रियल पार्ट की वैल्यू 1 के इक्वल कर दिया। ये पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, जब ये प्रोडक्ट होता है ना, तो रियल पार्ट रियल से जब मल्टीप्लाई हो, रियल पार्ट से मल्टीप्लाई हो तो रियल पार्ट मिलता है, और इमेजिनरी से मल्टीप्लाई हो। क्वेश्चन हमने किया भी था, अगर इमेजिनरी पार्ट पूछे तो क्रॉस कर देंगे, इसका रियल इसका इमेजिनरी से, इसका रियल इसका इमेजिनरी से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर इमेजिनरी पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं तो। अदरवाइज़ जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और थोड़ा सा ये अलर्ट रहिएगा, सर्किल का रेडियस, सेंटर, ये हम ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। आप चाहें तो स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। और लिखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट mod of z - i अपॉन मॉडुलस ऑफ z + 2i = 1 एंड mod z = 5/2, देन द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z + 3i। तो ये एक सर्किल है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, देखते हैं कैसे होता है। तो इसको अगर हमें बनाना है, ध्यान से देखिएगा, तो मॉडुलस ऑफ z - i की वैल्यू हमने लिखा है mod of z + 2i। तो आयोटा और -2 आयोटा से डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। क्या बोला मैंने, आयोटा और माइनस, जैसे ये आयोटा है कहीं पे और ये -2 आयोटा है, तो इसका जो मिड पॉइंट है आप कह सकते हो कि ये लाइन आएगी y = -1/2, z = -1/2। y तो कंफर्म हो गया ना, हाँ बिल्कुल। अब आप कह सकते हो कि सिंस x² + y² की वैल्यू कितनी है, 25/4, तो यहाँ से x² + 1/4 की वैल्यू 25/4 मिल जाएगी, तो x² मिल जाएगा 24/4 विच इज़ 6, तो x की वैल्यू √6 और -√6 आएगी। तो हम लोगों को z + 3i चाहिए, तो z है आपका √6 - 1/2 + 3i, ऐसे ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा √6 लिखो या -√6 लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये 5/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों 6 और ये 25/4, तो ये हो जाएगा 24, 25, 7/2। 7/2 इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर गिवन भी है 7/2, बिल्कुल 7/2। लेकिन ये ध्यान रखना बच्चों कि x² हमें मिला है ना। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये x² जो मिला है, आप ये भी कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे जब वैल्यू निकालो तो x + i + 3i, y तो ऑलरेडी कंफर्म था, तो ये x² + y + 3 का होल स्क्वायर, और x² की वैल्यू कितनी है, 6 है,
तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। लेकिन कुल मिला के पॉइंट ये था बच्चों कि ये मैंने क्या किया ये बताता हूँ। ये हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की 2 पॉइंट से डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है उस लाइन ज्वाइनिंग के। तो इसका जो मिड पॉइंट है वो माइनस आयोटा होगा और ये वो माइनस आयोटा बाई 2 होगा, क्योंकि इनकी जो डिस्टेंस है वो इसकी डिस्टेंस है 3/2 3/2। तो ये है वो कॉम्प्लेक्स नंबर b ब्रैकेट में z, और आप z की जैसे वहाँ पे ये लोकस है और लोकस की वैल्यू y इक्वल टू कितना आ रहा है -1/2। आप y इक्वल टू -1/2 इसमें पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आती है और दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं तो आपको आंसर 7/2 आ जाता है। मतलब ये बेसिक क्वेश्चन है एक ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री नहीं भी आता है बच्चे को तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, वो x प्लस आयोटा वाई मान के तीनों इक्वेशंस में वो आंसर कर सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों, ये ध्यान रखना। अगर हम ज्योमेट्री नहीं भी लगाएं आप x प्लस आयोटा वाई से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि ज्योमेट्री आती है तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसी बात पे लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, ऑल द पॉइंट्स ऑन द सेट s इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आयोटा अपॉन अल्फ़ा माइनस आयोटा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1 लाइज ऑन। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोगों को क्या करना चाहिए, x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आयोटा अपॉन अल्फ़ा माइनस आयोटा है। ये आपके पास रिलेशन है। आप ये भी कर सकते हैं कि x माइनस आयोटा वाई की वैल्यू लिख सकते हैं अल्फ़ा माइनस आयोटा अपॉन अल्फ़ा प्लस आयोटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब मॉड ऑफ z इक्वल टू 1, और मॉड ऑफ z इक्वल टू 1 इज ए सर्किल सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड रेडियस 1। मतलब ये सब के सब मॉड ऑफ z इक्वल टू 1 अप्लाई करेंगे क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। और मॉड z इक्वल टू 1 क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल है सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड रेडियस 1। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब सर्किल विथ सेंटर विथ रेडियस इज √2, ए स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप इज -1, ए सर्किल विथ रेडियस इज 1, ए स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप इज 1। तो एक बार कर लोगे तो हो जाएगा। कई स्टूडेंट इसको ऐसे भी करते हैं कि ये x प्लस आयोटा वाई है तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं अल्फ़ा प्लस आयोटा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाता है अल्फ़ा स्क्वायर -1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स आयोटा। तो आप x की वैल्यू लिखते हैं अल्फ़ा स्क्वायर -1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 एंड y की वैल्यू लिखते हैं 2 अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1। आप यहाँ से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का सम क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं और इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम 1 कर देते हैं और इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। ओके, ये 100% हो गया क्वेश्चन, सही है ना यहाँ तक। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड ऑफ z प्लस z इक्वल टू 3 प्लस आयोटा, आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1 देन मॉड z इक्वल टू। तो ऐसे क्वेश्चन में a प्लस आयोटा भी या x प्लस आयोटा वाई मान के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करिए, लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई मान लेते हैं, जहाँ पे x और y क्या हैं रियल को। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 3 प्लस आयोटा। तो कंपेयर करोगे तो y की वैल्यू 1 मिल जाएगी और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू 3 मिल जाएगी, जिसको 3 माइनस एक्स लिख सकते हैं। y की वैल्यू 1 पुट कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 माइनस एक्स। तो स्क्वायर कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से 6x की वैल्यू 8 तो x की वैल्यू 4/3। तो आपका जो z है वो मिल गया 4/3 प्लस आयोटा। तो आप इसका मॉड z निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 16/9 प्लस 1 विच इज़ 5/3। कुछ है नहीं, बस इसमें आराम से आपको z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा मान के कैलकुलेशन करना है।
आप ये लिखिए, रियल को रियल, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वल करिए, y की वैल्यू सीधे 1 आती है, y की वैल्यू 1 पुट करिए, x की वैल्यू आप लाइए, एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक टर्म कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू 4/3 आ गई। अगर 2 वैल्यूज़ आती तो 2 आंसर लिखते हैं, लेकिन ऐसे केसेस में 1 ही आता है, क्योंकि ये आपको एक इन्फॉर्मेशन है और एक ही वैल्यूज़ आती हैं। ये कुल मिला के इस इक्वेशन पे कहेंगे, अगर 2 सेटिस्फाई कर रही हैं तो 2 आंसर लिख देंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है बच्चों की, जैसे x आ गया, y आ गया, तो हमने z लिखा, z से मॉड z निकाल लिए। यही इस क्वेश्चन में करना था, इसमें और कुछ हम किए ही नहीं हैं कि आपको हम बताएं। कहोगे क्या किए हैं, कहो बेसिक किए हैं। बेसिक आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस में नहीं हो, इसीलिए आप लोग ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हो और आगे मुंह दिखाते हो, कहते हो कि हमसे नहीं हो रहा है। लेकिन अगली बार मुंह नहीं दिखाओगे, अगली बार हाँ स्माइल दिखाओगे और कहोगे कि सर अच्छा हुआ, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। ओके, चलिए तो अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों ध्यान से, इफ़ z माइनस अल्फ़ा अपॉन z प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर इज प्योरली इमेजिनरी नंबर एंड मॉड ऑफ z इक्वल टू 2, देन वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज। अगर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज़ प्योरली इमेजिनरी, तो ये कब होता है, जब हम लोग z प्लस z कंजुगेट की वैल्यू क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। तो उसी तरह से ये अगर प्योरली इमेजिनरी है तो वी गेट z प्लस z कंजुगेट, इसकी वैल्यू 0 कर दिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो z इंटू जेड कंजुगेट माइनस अल्फ़ा z कंजुगेट प्लस अल्फ़ा बार, है ना। या इसको ऐसे डील किया जाए, इस तरह से भी सोच सकते हैं इसको कि z माइनस अल्फ़ा, पहले एक बार लिख लेते हैं, z बार प्लस अल्फ़ा बार प्लस z प्लस अल्फ़ा z बार माइनस अल्फ़ा बार इक्वल टू 0। ओपन करिए तो z इंटू जेड कंजुगेट प्लस अल्फ़ा बार z माइनस अल्फ़ा z बार माइनस मॉड ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस z बार प्लस अल्फ़ा माइनस z अल्फ़ा बार z कह सकते हो, अल्फ़ा z बार कह सकते हो, माइनस मॉड ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारे ख्याल से टर्म कैंसिल हो रहे हैं, ये इसको कैंसिल किया, इसने इसको ले गया, है ना। तो आपका आ रहा है मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर, ये सेम आ जा रहे हैं, तो मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू 4, तो मॉड ऑफ अल्फ़ा आपका 2 आ रहा है, और रियल पार्ट है तो अल्फ़ा की वैल्यू 2 या -2 हो सकती है। एक रियल वैल्यूज़ पूछ रहा है, मतलब ऑप्शन में 2 दिया होगा या -2, इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जो ऑप्शन हमारे पास हैं, जेई मेन का ही क्वेश्चन है, √2 1/2 1 और 2 दिया है, तो आंसर इज लास्ट ऑप्शन विच इज़ 2। और बस इसमें करना क्या है बच्चों, z प्लस z बार की वैल्यू 0 करनी है और कुछ नहीं करना है आपको। ओके, सिंप्लीफाई करते जाना है। और एक दो कंसेप्ट याद रखिएगा इसमें कि z इंटू जेड कंजुगेट होता है मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, है ना, इसको याद रखना है। इट्स ट्राई टू बी मेमोराइज, इम्पॉर्टेंट। ओके, तो इस तरह से हमारा ये कॉन्सेप्ट सॉल्व हो गया। अब आप लिखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच इज़ प्योरली इमेजिनरी। क्या करेंगे, इसको a प्लस आयोटा b लिख के और a पार्ट की वैल्यू 0 कर देंगे, रियल पार्ट की वैल्यू, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी है। तो लिखिए 2 + 3 आयोटा साइन थीटा, और डायरेक्टली लिख देते हैं, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 + 1 + 2 आयोटा साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका जो रियल पार्ट है वो आ जाएगा बच्चों, आप ये इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसमें, तो ये आ जाएगा 2 + 6 2 - 6 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से 1/3 आ रहा है, तो साइन थीटा 1/3 और -1/3 कोई भी आ सकता है, ±1/√3। तो थीटा 1/3 आ रहा है तो ये 1/√3 होगा, तो यहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा प्लस माइनस साइन इनवर्स
1/√3 है ना। इस तरह से हमने क्वेश्चन ये सॉल्व कर लिया। ए वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 + 3 iota sin theta upon 1 - 2 iota sin theta is purely imaginary is given by π/3 π/6 sin inverse √3/4 और sin inverse 1/√3। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये z है तो रियल पार्ट ऑफ z लिखा, रियल पार्ट ऑफ z की वैल्यू 0 कर दिया क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी है। तो sin थीटा यहाँ से 1/±√3 आ गया और sin थीटा +-1/√3 आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया, आप ध्यान से देखो तो आपकी वैल्यूज़ जो है ऑप्शन कौन सा आएगा इन चारों में, इन चारों में ये आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है, इसमें ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है, दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, एक ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऐसे लिखा हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी यूनिमॉड्यूलर इफ मॉड ऑफ z = 1 एंड z1 - 2 z2/2 - z1 z2 बार इज यूनिमॉड्यूलर एंड मॉड ऑफ z2 नॉट इक्वल टू 1 देन z1 लाइज ऑन। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपना यूनिमॉड्यूलर है, मतलब z1 - 2 टाइम्स z2/2 माइनस z1 z2 बार, इसकी वैल्यू क्या कर देंगे 1। तो ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ z1 - 2 टाइम्स z2 इक्वल टू 2 माइनस z1 z2 बार। इसको स्क्वायर कर दो, z1 - z2 2z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये लिखेंगे 2 माइनस z1 z2 बार का होल स्क्वायर। तो ये लिखोगे आप z1 - z2 टाइम्स z2 और ये z1 बार - 2 टाइम्स z2 बार इक्वल टू 4 माइनस z1 z2 बार और ये 4 माइनस z1 बार z2। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो z1 मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर होगा और ये 2 टाइम्स z1 z2 बार। ध्यान से देखिए, अरे ये 2 रहेगा ना, 4 कैसे हुआ, दिस इज़ 2। फिर ये 2 टाइम्स z1 बार z2 प्लस 4 टाइम्स मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर इक्वल टू ये 4 माइनस 2 टाइम्स z1 बार z2 माइनस 2 z1 z2 बार प्लस मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर। तो ये टर्म बच्चों कैंसिल हो गया और एक तरफ लाएंगे तो मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर -4 प्लस 4 टाइम्स मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब करते जाओ, आंसर आ जाएगा। तो ये मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर -4 और यहाँ से मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर बाहर कर दें तो मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 1 माइनस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर और ये मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। तो ये ब्रैकेट 0 नहीं है क्योंकि ये मना किया है, तो इसका मतलब मॉड ऑफ z1 की वैल्यू 2 आएगी, मतलब z1 सेटिस्फाइज मॉड ऑफ z इक्वल टू 2। तो मॉड ऑफ z इक्वल टू 2 क्या है, बेसिकली एक सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 2 यूनिट है। तो यही लिखा है, ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ए सर्किल ऑफ रेडियस 2, ए सर्किल ऑफ रेडियस √2, तो सर्किल ऑफ रेडियस 2। तो इसमें कंसेप्ट ये था कि यूनी मॉड्यूलर का मतलब मॉडुलस 1, बस ये एक नई चीज़ है। और z मॉड ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू ये जैसे हमने आपको लिखवाया है ना, मॉडुलस ऑफ z का जो स्क्वायर होता है वो z इंटू z कंजुगेट के इक्वल लिखते हैं। इसको भूलिएगा मत बच्चों, अगर ये भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, ये कॉमन क्वेश्चन है, लेट z नॉट बी द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 के रूट होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। मान लीजिए नहीं आता तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट लिखोगे तो x की वैल्यू -1/2 प्लस आयटा √3/2 और एक -1/2 माइनस आयटा √3/2। तो आपको याद आएगा कि यार ये तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, तो कोई भी एक वैल्यू पुट कर देते हैं z की वैल्यू।
लेट जेड नॉट इक्वल टू ओमेगा। तो ये कह रहा है 3 + 6 आयोटा जेड नॉट की पावर 81 माइनस 3 आयोटा जेड नॉट की पावर 93। तो ये 3 हो गया बच्चों, और ये 6 आयोटा ओमेगा की पावर 81 माइनस 3 आयोटा ओमेगा की पावर 93। 3 का मल्टीपल पावर 1 होती है, तो ये जेड इक्वल टू हो जाएगा 3 + 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा विच इज़ 3 + 3 आयोटा, एंड 3 + 3 आयोटा इज़, आप कह सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और इसका आर्गुमेंट आ जाएगा tan इनवर्स, ऐसे कुछ पढ़े हैं ना, 3 आयोटा/3 इक्वल टू 1, 3 आयोटा नहीं रहेगा, 3/3 1, tan इनवर्स 1 कितना होता है आपका π/4। तो इसमें बस ध्यान रखना बच्चों कि जैसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट को लिखते हैं y/x, है ना, ये थीटा है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए माइनस थीटा ही लिखते हैं। इसमें क्या करते हैं, पाई ऐड कर देते हैं, और इसमें माइनस पाई ऐड कर देते हैं। यहाँ पे जो रहता है उसका आर्गुमेंट 0 होता है, यहाँ का आर्गुमेंट पाई होता है, इसका π/2 होता है, इसका माइनस π/2 होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और इसका आर्गुमेंट डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन। मतलब अगर पॉजिटिव रियल एक्सिस पे है तो आर्गुमेंट 0, नेगेटिव रियल एक्सिस पे है तो आर्गुमेंट पाई, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे है तो आर्गुमेंट π/2, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे है तो आर्गुमेंट माइनस π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan इनवर्स y/x, tan इनवर्स y/x, पाई प्लस tan इनवर्स y/x, पाई माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y/x। इस तरह से हमारे आर्गुमेंट के फॉर्मूले होते हैं। और आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज़ में आपको याद भी होगा कि आर्गुमेंट लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें कराने हैं, है ना। तो आप भी आराम से करते जाइए, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा आपको। और रोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बहुत कम आते हैं। और एक आजकल फंडा है, आजकल जो जेईई मेन में ट्रेंड चला है कि जेड की वैल्यू x + आयोटा y मानिए, तीनों लाइनों के इक्वेशन में रख दीजिए, उसके बाद उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ले जाइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूरा डेटा को सॉल्व कर लीजिए और आंसर कर लीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं बच्चों। अब जल्दी मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के सेट ऑफ क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।